हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपीपीसीएल एई के 2018 का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले जेई और एई के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कैसे आपको अपना जो स्टडी पैटर्न है वो बनाना है, कौन कौन सी चीजों पे, कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ये सारी चीजें पता चलेंगी। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार रिपीट हुए हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द एएम सिग्नल, द एफिशिएंसी ऑफ एएम सिग्नल फॉर 75% मॉड्यूलेशन इज अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे हमें एक एएम सिग्नल दिया है, ये इस एएम सिग्नल की हमें एफिशिएंसी निकालनी है जब हमारा मॉड्यूलेशन 75% है। तो इस सिग्नल की एफिशिएंसी क्या होगी वो फाइंड करना है। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे इस कंसेप्ट का यूज करके। जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होती है एएम सिग्नल की, वो एक्सप्रेस की जाती है इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो है एफिशिएंसी इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100, जहां पे म्यू हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अब कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एएम सिग्नल है उसकी एफिशिएंसी हमें 75% मॉड्यूलेशन में निकालनी है, यानी उसका मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स क्या है, 75% है। तो यहाँ पे परसेंट को हमने चेंज कर लिया, म्यू इक्वल टू 0.75 आ गया। अब इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो ऊपर दिया था, म्यू इक्वल टू 0.75 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 21.9%, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 22% के। तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ शॉर्टेड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ एल विच वन इज नॉट ट्रू। एक शॉर्टेड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए जिसकी लेंथ हमारी एल है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो शॉर्टेड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके लिए हमें यहाँ पे VSWR पता होना चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये 3 फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो तीनों फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। कोई भी जो ट्रांसमिशन लाइन है अगर वो लोड इम्पीडेंस ZL पे टर्मिनेट हो रही है तो उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, वो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0, जहां पे ZL हमारा लोड इम्पीडेंस है जिसमें ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, अभी हम शॉर्ट सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं, शॉर्टेड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं जो टर्मिनेट हो रही है लोड इम्पीडेंस पे। उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला ये है। दूसरा VSWR हमें फाइंड करना है। तो VSWR क्या कहलाता है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। ये रेशियो होता है मैक्सिमम वोल्टेज टू द मिनिमम वोल्टेज का रेशियो। तो मैथमेटिकली हम देते हैं VSWR इक्वल टू V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम से, जहां पे V मैक्सिमम हमारा होता है 1 प्लस मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो अगर VSWR आपको निकालना है तो उसके पहले आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से VSWR हम निकाल सकते हैं। उसके बाद इन्होंने इनपुट इम्पीडेंस भी यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है। तो इनपुट इम्पीडेंस किसी भी लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब अपन शॉर्टेड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमारी ट्रांसमिशन लाइन कैसी है, शॉर्टेड ट्रांसमिशन लाइन है, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन है। लोड इम्पीडेंस उसका कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ZL इक्वल टू 0 हो गया। तो इसके लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें मालूम है। जब शॉर्टेड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो ZL 0 हो जाएगा, तो 0 रख दीजिए फॉर्मूले में। फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। ठीक है, तो यहाँ पे ZL की जगह हमने 0 रख दिया
तो ये हो गया -z0 अपॉन z0, दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो -1 बचेगा। यानी शॉर्टेड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट -1 आएगा। अब VSWR निकालना है, तो VSWR हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल लिया। VSWR का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया है, VSWR इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया, 1 प्लस मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, यानी ये -1 निकला है, और 1 माइनस -1। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट है एंड द इनपुट इम्पीडेंस इज कैलकुलेट। इनपुट इम्पीडेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ZL हमारा 0 है यहाँ पे देखिए ZL को 0 पुट कर दीजिए। जब ZL को 0 पुट करोगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा, जहां पे Z0 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास टोटल बचेगा JZ0 tan बीटा L। सारे ऑप्शंस हमारे पास सही हैं। यहाँ पे देखो Zin इक्वल टू JZ0 tan बीटा L। तो इनपुट इम्पीडेंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया, VSWR इनफाइनाइट आया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट -1 आया। बस D हमारा नॉट ट्रू है, इसीलिए D इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4-bit ग्रे कोड करस्पॉन्डिंग टू द बाइनरी कोड 0011 इस ग्रे कोड का 0011 का बाइनरी कोड क्या होगा, वो हम फाइंड करते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए पूरी प्रोसीजर दी है ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने की। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 4 डिजिट ग्रे कोड है, ये वाला डिजिट हमारा B0 है, ये हमारा B1 है, ये B2 है और ये आपका है B3। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसी तरह लिख लो। उसके बाद B3 को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे तो हमें A3 मिल जाएगा। यहाँ पे देखते जाइए, A3 इज इक्विवेलेंट टू B3, यानी B3 को एज इट इज कॉपी कर लोगे तो A3 मिल जाएगा। फिर A2 अचीव करने के लिए हम B3 और B2 का एक्सॉर करेंगे। B3 और B2 को एक्सॉर किया तो आपको A2 मिल जाएगा। अब A2 का जो रिजल्ट आया उसको B1 के साथ एक्सॉर करोगे तो A1 मिल जाएगा। B2 का जो ये रिजल्ट आया, ये वाला, इन दोनों को एक्सॉर करने से जो रिजल्ट आया उसको आप B1 के साथ एक्सॉर करोगे तो आपको A1 मिल जाएगा। ठीक है, अब A1 का जो रिजल्ट आया उसको आप B0 के साथ एक्सॉर कर दो। A1 जो आया उसको आप एक्सॉर कर दो B0 के साथ तो आपको A0 मिल जाएगा। इस तरीके से आपको अपने सारे A0, A1, A2, A3 डिजिट मिल जाएंगे। जो आया है आपका आंसर 0010। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए D इसका करेक्ट आंसर है 0010। इस तरीके से आप किसी भी ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। पहला डिजिट आपको एज इट इज उतार लेना है, कॉपी कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट B3 और B2 को एक्सॉर करना है तो आपको A2 मिल जाएगा। फिर जो भी आपका A2 आया है, जो रिजल्ट A2 आया है, उस रिजल्ट को B1 के साथ एक्सॉर कर दीजिए तो A1 मिल जाएगा। फिर A1 जो आया है उसको एक्सॉर कर दीजिए B0 के साथ तो आपको A0 मिल जाएगा। इस तरीके से हर रिजल्ट को नेक्स्ट बिट के साथ आपको एक्सॉर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीरीज सर्किट विद द वैल्यू ऑफ R एंड L इज गिवन, R इक्वल टू 10 एंड L इक्वल टू 20। Current is IT equal to 2 sin 500t. Let VT be the total voltage across the combination. Then अगर VT हमारा टोटल वोल्टेज है इस कॉम्बिनेशन का, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए जो फेज रिलेशनशिप होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, वो क्या होता है, tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। अगर हमारे सीरीज सर्किट में R L लगे हुए हैं तो वोल्टेज और करंट का जो फेज रिलेशनशिप होता है वो होता है tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। जहां पे ओमेगा आपको दिया है 500, यहाँ पे देखिए IT की वैल्यू दी है 2 साइन ओमेगा t कहलाता है, तो ओमेगा क्या हो गया, 500 हो गया। L की वैल्यू आपको गिवन है, R की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो यहां से निकाल लीजिए tan इनवर्स 500 मल्टीप्लाई बाई 20m अपॉन 10। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास π/4 आ गया। π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, तो ये इंडिकेट करता है
वोल्टेज लीड द करेंट बाय 45 डिग्री फेस, या हम कह सकते हैं करंट लैग द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। करंट लैग कर रहा है क्योंकि करंट की वैल्यू माइनस में है, तो करंट लैग वोल्टेज बाय 45 डिग्री या वोल्टेज लीड करंट बाय 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ए करेक्ट आंसर है, करंट लैग वोल्टेज बाय 45 डिग्री। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, इन अ हाइब्रिड पाई मॉडल फॉर द बीजेटी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस आर पाई डिनोट्स, जो हाइब्रिड मॉडल होते हैं बीजेटी के, उसमें आर पाई क्या डिनोट करता है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक हाइब्रिड पाई मॉडल है, यहाँ पे ये हमारा आर पाई है, ये आर पाई इंडिकेट करता है इनपुट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू होती है बीटा आर ई के इक्वल। यहाँ पे देखिए दिया भी है आर पाई इंडिकेट द इनपुट रेजिस्टेंस विच इज गिवन बाय आर पाई इक्वल टू बीटा आर ई। और यहाँ पे देखिए आर यू क्या कहलाता है, तो आर यू हमारा एक फीडबैक पाथ, हाई रेजिस्टेंस फीडबैक पाथ होता है, और आर जीरो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। ये जो मॉडल है वो हमारा बहुत ही एक्यूरेट मॉडल है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन मॉसफेट। एन मॉसफेट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक्चुअली अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा एन मॉसफेट का कि एन मॉसफेट कैसे बनाया जाता है, तो एन टाइप मॉसफेट में जो हमारा सोर्स और ड्रेन होते हैं वो हेवली डोप्ड एन टाइप रीजन के बने होते हैं, और जो बॉडी होती है यानी सबस्ट्रेट होता है वो पी टाइप रीजन का बना होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो एन टाइप मॉसफेट होता है उसमें पी टाइप सबस्ट्रेट होता है, यानी जो बॉडी होती है वो पी टाइप रीजन की बनी होती है, और एन टाइप के चैनल्स होते हैं, यानी एन टाइप जो होता है उसके सोर्स और ड्रेन बने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एन टाइप के ये सोर्स और ड्रेन हो गए, और पी टाइप का ये बॉडी पार्ट हो गया जिसे हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। और पी टाइप मॉसफेट के केस में क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। पी टाइप के सोर्स और ड्रेन होते हैं हेवली डोप्ड पी टाइप के, और एन टाइप का बॉडी होता है, यानी सबस्ट्रेट पार्ट बॉडी पार्ट जो है एन टाइप का होता है, और पी टाइप के सोर्स और ड्रेन होते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 8085 माइक्रोप्रोसेसर हैज। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कितनी डेटा बस होती है और कितने बिट की एड्रेस बस होती है। तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर अगर आपने थोड़ा भी बेसिक पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर में 8 बिट का डेटा बस होती है और 16 बिट की एड्रेस बस होती है। एड्रेस बस होती है A0 से A15, और इन्हीं जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस होती है उनके साथ डेटा बस जो है मल्टीप्लेक्स होती है। तो यहाँ पे देखिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर एड्रेस बस इज ऑफ 16 बिट। 16 बिट की एड्रेस बस है जिनका यूज किया जाता है 16 बिट एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए, और जो डेटा बस होती हैं वो 8 बिट की होती हैं, वो हमारी एड्रेस बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सिग्नल xt इक्वल टू cos 2 pi f naught t इट्स हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इज। ये सिग्नल आपको दिया है, इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। तो जब हम किसी सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हमें 2 कंडीशन याद रखनी होती हैं। अब वो कौन सी हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। पहले जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होता है, सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा अनचेंज रहेगा जब हम उसको पास करेंगे या उसको कन्वर्ट करेंगे हिल्बर्ट में, तो मैग्नीट्यूड तो अनचेंज रहेगा, लेकिन जो फेस होगा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो फेस शिफ्ट होगा -π/2 से, और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो फेस शिफ्ट होगा +π/2 से। ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है जब भी किसी सिग्नल को हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में आप चेंज करो। तो यहाँ पे देखिए आप करेंगे कैसे। ये हमारा सिग्नल है xt इक्वल टू cos 2 pi f naught t। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड तो अनचेंज रहेगा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का, लेकिन फेज शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा, +π/2 की -π/2। तो ये हमारा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, इसीलिए इसका फेस -π/2 शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसके फेस को शिफ्ट किया है cos 2 pi f naught t -π/2। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा sin 2 pi f naught t, क्योंकि इसका फेस -π/2 शिफ्ट हो गया। तो बी इसका करेक्ट आंसर है।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे यूपीपीसीएल एई के एग्जाम के। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको उसका फंडामेंटल मालूम है तो आप इजीली कर सकते हो। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। और इसी टाइप के और वीडियो को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो उसके मैं और भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगी।